हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th का हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम कौन सी बुक का पढ़ रहे हैं? संचयन। हमारी संचयन बुक में से हमारा पार्ट 3 है, जिसका नाम है कल्लू कुमार की ऊनाकोटी। क्या नाम है? कल्लू कुमार की ऊनाकोटी, जिसके लेखक हैं के विक्रम सिंह, है ना। तो के विक्रम सिंह ये बताते हैं, कल्लू कुमार की ऊनाकोटी, वहाँ पे वे बताते हैं कि जब जब ये वहाँ कहाँ गए थे? त्रिपुरा। और ये एक टीवी सीरियल बनाने के लिए गए थे वहाँ पर। ये वहाँ पे जो टीवी सीरियल बनते हैं ना, जो जिससे हम देखते हैं, मतलब जो उसके बारे में बताया जाता है, सारी वहाँ की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के लोगों का मतलब वहाँ के लोगों की रहन सहन के अलावा वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी थी, सारा उन्होंने यहाँ पे समझा के बताया है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के जनजातीय समाज, वहाँ का संगीत, वहाँ का जितना भी वहाँ था। और त्रिपुरा में जो बसे हुए लोग थे, उनके बारे में भी बता रहे थे, क्योंकि बाहर के भी लोग वहाँ पर बहुत आए थे। और उसके अलावा वहाँ पे जो वहाँ के लोग तो थे ही, इसके अलावा बाहर के भी लोग वहाँ पर आए हुए थे, और वो भी वहाँ पे आके बस गए थे। तो उनके बारे में भी, जितनी सब वहाँ पे सब जनजातियों के लोग रहते थे, अपना अपना धार्मिक रीति रिवाज जो भी था, वो सारी चीज यहाँ पे उन्होंने इस पाठ में हमें बताया है ना। हम आगे की ओर चलते हैं। कल हम पाठ पे थे, यहाँ पे पेज नंबर जो चल रहा था हमारा 20 पर, हमने बताया था कि वहाँ पे वे सबसे बड़े त्रिपुरा में जब गए थे, तो त्रिपुरा क्या है? भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है ना। सबसे छोटा राज्य है, लेकिन उसको कहाँ, वो किससे जुड़ा हुआ है? उसकी उत्तर सीमा पूर्वी सीमा के सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। जो वो उससे उसकी सीमा कहाँ तक के है? इधर से असम है, इधर से मिजोरम है ना। तो ये सब चीजें क्या था, अब आदिवासी लोग भी वहाँ के थे, लेकिन सब यहाँ आवाज आवाज शुरू था, और आयात निर्यात जो भी हमारा लेन देन था, वो सारी उन सीमा से लोग आना जाना करते थे। तो यहाँ पे हम आगे की ओर चलते हैं कि पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला, लेखक कह रहे हैं कि पहले 3 दिनों में अगरतला और उसके इर्द गिर्द शूटिंग की, वो क्योंकि वो टीवी सीरियल बनाने गए थे, है ना। और वो टीवी सीरियल के अलावा उन्होंने एक मतलब ये देखा कि लोगों की वहाँ की पारंपरिक कैसे हैं उनका, क्योंकि सारे जनजाति के लोग वहाँ पे रहा करते थे, जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। कौन सा? अगरतला। अगरतला क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है। और त्रिपुरा की राजधानी के अलावा वहाँ की जो आसपास में वो शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। उज्जयन महल अगरतला का मुख्य महल था। जो अगरतला का मुख्य महल, जो जिसका अट्रैक्शन अगरतला को, यदि उसका मुख्य अट्रैक्शन जो था, आकर्षक जो था, वो उज्जयंत महल था, और जिसमें वहाँ की राज्य विधानसभा बैठती थी। वहाँ की जो राज्य विधानसभा बैठती थी, क्योंकि वो वहाँ का एक आकर्षक महल माना जाता था, मतलब मानते भी हैं। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण, यानी राजाओं, जिस समय राजाओं का राज चलता था, उस समय महल इसीलिए कहा गया क्योंकि राजा उसमें रहते थे, तो राजा का वो महल था। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब वहाँ की जो सत्ता है ना, राज्य विधानसभा की वो वहाँ पे राज्य विधानसभा की बैठक बना दी गई, उसे वहाँ पे विधानसभा बैठती थी। राजाओं के आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण, यानी राजाओं ने फिर किस पे, जो राज करता था, सत्ता को वहाँ पे उनके हाथ में दे दिया। हस्तांतरण को यह महल एक नाटकीय रूप में प्रतीकित करता है। इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक, लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही कहेंगे। जो माणिक्य वंश के जो राजा वहाँ पे राज्य करते थे, उन्होंने वो सौंप दिया सत्ता को, है ना। जो वहाँ पे राज करने के लिए जिनकी सत्ता चलने लगी, तो वहाँ पे विधानसभा जब हुआ, विधानसभा की बैठक बैठने लगी, तो वो उन्होंने क्या हुआ, माणिक्य वंश वहाँ पे, लेखक कह रहे हैं कि माणिक्य वंश का वहाँ पे हमने दुखद अंत देखा। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई हैं, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे त्रिपुरा में बाहर से भी लोग आए हैं, है ना। तो इसके ये क्या है, अब बाहर से जब लोग आने लगे तो जो रहने वाले जो लोग थे लोकल, उनमें थोड़ी थोड़ी समस्याएं पैदा होने लगी। और उस समस्याओं के कारण क्या हुआ कि इनके चलते जो वो राज्य बहुधार्मिक राज्य यानी बहुधार्मिक समाज का एक उदाहरण भी बना, यानी बहुत से धर्म के लोग वहाँ पे आके रहने लगे। पहले तो ऐसा नहीं था, माणिक्य वंश वहाँ पे जो राज्य करता था उनके राज्य में ऐसा नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, बाहरी लोग आने लगे, तो बहुधार्मिक लोग यानी बहुत से धर्म के लोग वहाँ पे रहने लगे। तो उसके वजह से क्या हुआ, थोड़ी सी समस्याएं बढ़ने लगी। जब समस्याएं बढ़ने लगी तो क्या हुआ कि त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। इतना छोटा है वो त्रिपुरा, लेकिन वहाँ पे 19 अनुसूचित जनजातियां हैं और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व, यानी जो 4 बड़े धर्म हैं उन 4 बड़े धर्मों का वहाँ पे प्रतिनिधित्व मौजूद है ना। तो अगरतला के बाहरी हिस्से पैचारथल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। वे कहते हैं कि मैंने अगरतला के बाहरी हिस्से में, जो उसका बाहरी हिस्से था, अगरतला मेन त्रिपुरा की राजधानी थी, उसके बाहर मैंने जब देखा, जब मैं शूटिंग करने के लिए गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा बुद्ध का मंदिर है, बौद्ध मंदिर है ना। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 यानी चकमा और मुग महायानी बौद्ध हैं। यानी वहाँ के 2 मुख्य जो बौद्ध की जो जाति बताई गई हैं वो ये है कि वहाँ के कौन है, चकमा और मुग महायानी बौद्ध है। ये कबीले त्रिपुरा में बर्मा या म्यांमार के चटगांव के रास्ते आए थे। ये जो 2 वंशज थे वो यहाँ पे म्यांमार से चटगांव के रास्ते पे आए थे, वहाँ से आए थे। दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के नहीं क्या बोल रहे हैं, दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा जो है वो किस समय आई थी, उस समय उनको बताया गया कि उस दशक में आई थी, 1900 के दशक में आई थी और वे रंगून से लाई गई थी। अब रंगून कहाँ है, बर्मा है ना। ये जो बौद्ध के जो आज भी आप देखोगे, इधर जाओगे भूटान, नेपाल और उधर हम आगे जब बढ़ते हैं तो ये सब कौन कौन से बौद्ध धर्म के ही क्षेत्र हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि म्यांमार उधर जाएंगे तो यहाँ सब बौद्ध धर्मीय लोग हमें बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सब कहाँ से आए थे, म्यांमार चटगांव के रास्ते से यहाँ पर आए थे, त्रिपुरा में आके बसे थे, है ना। दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी, 1930 में, है ना। 1930 में यहाँ पे रंगून बर्मा में बताया गया है, वहां से ये लाई गई थी। कौन सी, बुद्ध की जो प्रतिमा थी। अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टिलियामुरा कस्बे में पहुंचे, जो दरअसल कुछ ज्यादा बड़ा हो गया गांव ही है, यानी तहसील के जैसा गांव, जो जहाँ पे हम टिलियामुरा कस्बे में पहुंचे, जैसे हम शहर जहाँ पे महानगर पालिका, सिर्फ नगर पालिका होती है ना, इसे तो कस्बा कहते हैं। और बड़े बड़े महानगर पालिका जहाँ पे बड़े बड़े शहर होते हैं उन्हें महानगर, वहाँ पे महानगर पालिका होती है। तो टिलियामुरा जो था एक कस्बा था, है ना, कस्बे या तहसील प्लेस जिसे कहते हैं। तो दरअसल कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था, वो गांव ही है, वो असल में बड़ा गांव ही है, लेकिन वो कस्बे के रूप में बसा हुआ है। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध गायक है। यहाँ के जो प्रसिद्ध गायक है उनका नाम क्या था, हेमंत कुमार जमातिया। और उनसे उस लेखक की मुलाकात उनसे हुई, और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुकी है ना। ये वो बता रहे हैं कि 1996 में संगीत नाटक अकादमी को उनको पुरस्कृत किया गया था, है ना। हेमंत को बारो बोली में गाते हैं। हेमंत कौन से भाषा में गाते हैं, को बारो बोली में, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक है। कबीले में जो बोली बोली जाती है उस बोली का नाम क्या है, कोक बारो। उस बोली का नाम क्या है, कोक बारो। और वो उस ग्रामीण भाग में जो
बोली जाती है, उनकी जो कबीले में जो बोली बोली जाती है उसमें वो भाषा में वे लोकगीत गाते हैं, है ना। तो जवानी के दिनों में वे पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से कार्य करता थे। अब वो उस समय के जो पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के भी कार्यकर्ता थे, लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। वे उन्होंने वहाँ से फिर चुनाव लड़ा। त्रिपुरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उस काबिले में रहते थे और उनकी वहाँ की जो मेन भाषा थी वो कौन सी थी, कोक बारोक करके जो उनकी आदिवासी भाषा थी, उन आदिवासी बोली में अपने जो गीत गाते थे, है ना। तो वो गायक के रूप में वहाँ पे फेमस थे। फिर वो धीरे धीरे करके राजनीति में आए, धीरे से वो जिला परिषद के वहाँ पे चुनाव हुए, उसमें वो चुनाव लड़ने के बाद वे जिला परिषद के सदस्य बन गए। कौन? हेमंत कुमार जमातिया, है ना। हेमंत कुमार जमातिया के बारे में लेखक ने बताया, उनकी मुलाकात वहाँ पे उनसे हुई थी, तो जो एक गायक थे, है ना। काकभोरिया भाषा में वे यानी अपनी बोली, उनकी काकभोरिया जो काबिले में बोली जाती थी, उस बोली में वे गाना भी गाते थे, मतलब गायक थे। लेकिन उसके साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने इसमें राजनीति की तरफ आए और फिर उन्होंने जिला परिषद के वे सदस्य भी बन गए। जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया। यह एक सीधा साधा खाना था जिसे सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था। फिर धीरे से हमें वहाँ पे बुलाया, बड़े सम्मान के साथ में हमें बुलाया गया और वहाँ पे हमें वो जो खाना उन्होंने रखा था, वहाँ जो लोकल जो उनका खाना फेमस है, उन्होंने वो खाना हमें बड़े अच्छे से खिलाया। भारत की मुख्य धारा में आए मुंह जोर और दिखावेबाज संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। वहाँ की जो जनजीवन है वो अभी जो दिखावा अब करने लगे सारे लोग, जो दिखावे में ही सारी हमारी संस्कृति तो सब दिखावेबाज में ही हम बताते हैं। जो भारतीय संस्कृति है हमारी, वो थोड़ा सा दिखावे के लिए हमारी गलत राह पर थोड़ी सी चली गई है। लेकिन उसके बावजूद जो हमारे संस्कृति है वो कहीं कहीं आज भी है, कहीं कहीं क्या हमारे भारत देश में और भी जगह है जो हमारी संस्कृति को हमने भूला नहीं है और भूलना भी नहीं चाहिए। वो त्रिपुरा में लेखक कह रहे हैं कि त्रिपुरा में आज भी वो जनजीवन में नष्ट नहीं हुई है, सिर्फ दिखावे के रूप में, है ना। तो भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत मुझे सुनाया, है ना। तो किस पे सुनाया कि यानी नदी के ऊपर और ताजगी भरी हवा के ऊपर और शांति का एक गीत उन्होंने मुझे सुनाया, जिसमें सारी अपनी नदियों के लिए, अपनी हवा के लिए और शांति के लिए जो गीत भरा हुआ था। त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफी गहरी प्रतीत होती थी और गौरतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में एस.डी. बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। जो एस.डी. बर्मन का जिनको हम सुनते हैं आज भी संगीतकार, आप जिन्होंने देखा कि उन्होंने आशा भोसले से बहुत सारे गाने गवाए हैं, जिसमें बहुत फेमस गाने हैं, सभी लोग जानते हैं बॉलीवुड में, है ना। तो एस.डी. बर्मन जो थे, है ना, सचिन देव बर्मन जिसे कहते हैं, सचिन देव बर्मन उनका नाम था। एस.डी. बर्मन के नाम से वे संगीतकार हमारे बॉलीवुड में रह चुके हैं, अभी नहीं हैं, लेकिन वो काफ़ी फेमस थे और वो भी कहाँ से थे? त्रिपुरा से ही थे। दरअसल वे त्रिपुरा के एक राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से एक थे। कौन? एस.डी. बर्मन, है ना। तो वो वहाँ के संगीत को उन्होंने इतना फेमस में अपने जो मेन तो अपने इसमें जो रहता है वही हमारे निकलता है, जो भी हम गाना चाहें या हमारी भाषा, जो हमारी बोली, वो सारी चीज़ें हमारी वहीं से आती है ना। तो वो भी मेन त्रिपुरा से ही थे और उन्होंने त्रिपुरा से ही मतलब वो भी राज परिवार से थे, तो वहाँ के वे उत्तराधिकारी के रूप में यह थे। तो यहाँ तक हमने इस पाठ को पढ़ा, आपने भी ध्यान से सुना और इसके बाद हम पेज नंबर 23 पर चलेंगे। अभी हम 22 पर चल रहे हैं और यहाँ तक हमने देखा अभी, है ना। हाँ, तो हमने देखा कि जो एस.डी. बर्मन के बारे में बताए थे, एस.डी. बर्मन एक फेमस संगीतकार थे
है ना, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर मेलोडी गीत हमें दिए हैं और हम उसको आज भी गुनगुनाते हैं और वो हमेशा रहेंगे। टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू रविदास से हुई। एक गायक से और हुई। ये हेमंत कौन थे? ये हेमंत कुमार जमातिया थे और ये एक गायक थे। इसके अलावा उन्होंने आर डी बर्मन के बारे में बताया कि आर डी बर्मन भी त्रिपुरा से ही थे। उसके बाद एक और गायक से मुलाकात हुई। बोले टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू रविदास से हुई। रविदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है। रविदास मतलब मोची जो लोग हैं, जो जाति जमाती के लोग बताते हैं, नीची जाति के, तो ऋषिदास भी मोचियों के एक समुदाय का नाम है। लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषज्ञता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल निर्माण और उसकी मरम्मत के काम में भी हैं। अब ये जो लोग हैं, जूते बनाने के अलावा क्या, जो ढोलक बनती है, तबला बनता है, उसका जो चमड़े का जो काम किया जाता है, वो ये समाज भी अब वो बढ़ चढ़कर वो काम करने लगा था। तबला बनाना, ढोलक बनाना, ये सब चीज़ों के काम भी वे करते थे। तो मंजू रविदास आकर्षक महिला थी। ये कौन थी? ये गायक थी, गायिका थी, लेकिन ये कौन थी? महिला थी, आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। लोगों में ये सब चीज़ तो थी ही, लेकिन उसके अलावा वो उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व भी बना के रखा था कि नहीं, वो किसी न किसी काम से जुड़ी हुई थी, तो वो भी एक अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी। वे निरक्षर थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, है ना। निरक्षर किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा ना हो, है ना। और साक्षर किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा हो। तो वे निरक्षर थी, लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी, क्योंकि वे और भी गायक के साथ साथ में वे और भी काम करती थी, जिससे कि लोगों का भला हो सके। जो हमारा मतलब त्रिपुरा जो बहुत छोटा भारत का ये है राज्य है, जिसमें उसमें सब काम हमें करना है, तो ऐसे लोग भी बढ़ चढ़कर आगे आए थे। नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राजी कर चुकी थी, है ना। यानी नगर पंचायत के वहाँ पे जो कस्बा जैसा था, नगर पंचायत के लोगों को उन्होंने स्वच्छ जल का लोगों के लिए उन्होंने स्वच्छ जल पहुँचाने का, नल का पानी जो पहुँचाने का काम किया। और इनकी ये जो गलियाँ थी उसमें वे ईंटें लगाने का भी उन्होंने काम, ईंटें बिछाने के लिए भी वे काम कर चुकी थी। मतलब ईंटें बिछाने का वो एक रास्ता उन्होंने गलियों में बना रखा था। हमारे लिए उन्होंने 2 गीत गाए और इसमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था। गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में आ गई और बगैर किसी हिचक के हमारे लिए चाय बना कर ले आई, है ना। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा वहाँ अब भी चलन में है ना। तो आप देखिए, आज भी जो लोग मानते हैं जनजातियों में, मतलब छूत अछूत के बारे में जानते हैं, तो लेखक कह रहे हैं कि आज भी हमने देखा, जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो वो जो स्त्री थी गायिका मंजू ऋषिदास, एक गायक के साथ साथ में वो एक नगर पंचायत में अपना काम, मतलब वार्ड के लिए काम किया करती थी। स्वच्छ पेयजल लोगों को दिया, मतलब उनके लिए उन्होंने काम किया। और लोग वहाँ पे जो सड़कें बनी हुई थी, गलियाँ बनी हुई थी, उन गलियों में उन्होंने ईंटें बिछवाने का भी काम किया, ताकि लोग इतने मतलब उस चीज़ के लिए भी वो कार्यरत थी। इसके अलावा उन्होंने देखा कि उनसे मैंने जब एक गीत सुना, तो गीत सुनने में उनके पति भी उनके साथ में शामिल थे। लेकिन इसके अलावा मैंने देखा कि एक उन्होंने अपनी गृहिणी का भी काम किया कि वे गई और तुरंत हमारे लिए चाय बना कर ले आई। तो अब बहुत से लोग, जब यदि आप उधर चले जाते हैं तो वहाँ पे लोग इन सब चीज़ को, लेखक कह रहे हैं कि मुख्य गलियों में ना अछूत प्रथा वहाँ अब भी चलन में है। कहाँ पे? नए किस्म की, है ना, भारतीय गांव में, उत्तर भारतीय गांव में, उत्तर
उत्तर की ओर आप चले जाओ तो वहाँ पे उत्तर भारतीय गांव में आज भी छुआछूत की बात जो है वो आज भी वहाँ पे बात शामिल है। तो हमने ये सब चीज़ें नहीं देखा और हमने अपना कार्य किया, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ मुझे देखने को मिली और अच्छा लगा, है ना। यहाँ तक हमने देखा। पेज नंबर 22 पर हम चल रहे हैं और हम इसके बाद 23 पे चलेंगे। ओके, थैंक यू।